अकबर बीरबल की कहानी। एक ऊंट वाले ने अकबर के दरबार में मचाया हंगामा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह शाही गरिमा से चमक रहा था। सुबह की हल्की धूप संगमरमर पर पड़ रही थी और दरबारियों की कतारें अपनी अपनी जगहों पर सज चुकी थीं। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में धीमा सा रस्मी शोर फुसफुसाते स्वर में गूंज रहा था। अभी दरबार पूरी तरह गति पकड़ ही रहा था कि अचानक महल के बाहर की ओर से किसी के ऊंचे स्वर में चिल्लाने की आवाज आने लगी। मुझे अंदर जाने दो। मेरा फैसला बादशाह के सामने होना चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय। सैनिकों ने रास्ता रोका हुआ था, पर वह व्यक्ति किसी भी तरह अंदर घुसने पर अड़ा था। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए दरबार के प्रमुख अधिकारी से पूछा, क्या मामला है? यह शोर कैसा है? अधिकारी ने सलाम करके कहा, जहां पनाह, कोई ऊंटवाला है। कहता है कि उसे अत्याचार सहना पड़ा है और वह खुद अपनी बात बादशाह के सामने रखना चाहता है। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। देखते हैं मामला क्या है। कुछ देर बाद दो सैनिकों के बीच एक आदमी दरबार में लाया गया। उसका कपड़ा धूल मिट्टी से सना था, सिर पर पगड़ी टेढ़ी हो चुकी थी और चेहरा गुस्से से लाल था। उसके पीछे एक दुबला पतला ऊंट भी खड़ा था, जो अपने मालिक के उतावले स्वभाव से उलझन में लग रहा था। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस तरह हंगामा क्यों मचा रहे हो? यह बादशाह का दरबार है, कोई बाजार नहीं। ऊंट वाले ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, गुस्से में हूं, इसलिए बात बिगड़ी, पर मेरी परेशानी भी बहुत बड़ी है। मेरा नाम नसीर है और यह मेरा ऊंट बादल इसे लेकर बिहार के रास्ते आ रहा था। लेकिन रास्ते में एक धोखेबाज व्यापारी ने मुझे बर्बाद कर दिया। अकबर ने गंभीरता से कहा, सारी बात साफ साफ बताओ। नसीर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जहां पनाह, हुआ यूं कि रास्ते में एक व्यापारी मिला, नाम था सरताज। उसने मुझसे कहा कि उसका कुछ सामान मेरे ऊंट पर लाद दूं तो वह मुझे सोने का एक अच्छा सिक्का देगा। मुझे भी लगा कि अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। मैंने हामी भर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर थोड़ी ही दूरी तय हुई थी कि सरताज ने अचानक कहा कि मैं उसका सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहा हूं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। राहगीर इकट्ठे हो गए। लोग मुझे चोर समझ बैठे। उसकी मदद से दो चार गुंडों ने मुझे पीटा भी। फिर बताया कि जब तक मैं उसे 10 सोने के सिक्के नहीं दूंगा, वह मुझे चोर साबित करवा देगा। जहां पनाह, मेरा तो सब कुछ खत्म होने वाला था। यह कहते कहते नसीर की आंखों में आंसू भर आए। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, कितना बड़ा अन्याय हुआ है बेचारे के साथ। पर मामला एक तरफा सुनकर फैसला नहीं दिया जा सकता। अकबर ने कहा, वह व्यापारी कहाँ है? उसे भी पेश किया जाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। कुछ ही देर में व्यापारी सरताज को दरबार में लाया गया। वह महंगे कपड़ों में था और आते ही अकड़कर बोला, जहां पनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मेरा सामान उठाया और भागने लगा। मैं तो बस न्याय चाहता हूं। अकबर ने दोनों को ध्यान से देखा। दोनों के बयान एक दूसरे के विपरीत थे। मामला जटिल था। किसी भी ओर झुककर निर्णय देना आसान नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल कहाँ है? ऐसे उलझे मामलों में उनका बुद्धि विवेक ही समाधान दे सकता है। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहां पनाह, दरबार की आज्ञा हो तो मैं दोनों पक्षों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा,
सरताज जी, आपने कहा कि यह आदमी आपका सामान लेकर भागने लगा। आपने शोर क्यों मचाया? व्यापारी बोला, क्योंकि यह मुझे धोखा देना चाहता था। क्या आपने उसे सामान उठाने के लिए कहा था? नहीं, मैंने तो उसे पास भी नहीं जाने दिया। यह झूठ बोलता है। बीरबल ने नसीर से पूछा, तुम्हारा कहना है कि उसने तुम्हें काम दिया था? जी हाँ, यही कह रहा हूं। दरबारियों के बीच फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक कह रहा था कि ऊंट वाले की बात सही लगती है, दूसरा कह रहा था कि व्यापारी के चेहरे पर अपराध का कोई भाव नहीं। बीरबल ने सोचा, इनकी बातों से सच का पता नहीं चलेगा, कुछ दूसरी चाल चलनी होगी। फिर उन्होंने आदेश दिया, सैनिकों, उस व्यापारी का कथित सामान लाया जाए और ऊंट को भी बाहर न ले जाया जाए। मामला इसी दरबार में सुलझेगा। सामान लाया गया, एक भारी बोरों का गट्ठर। देखकर नसीर बोला, जहां पनाह, यही तो सामान था। व्यापारी चिल्लाया, यह झूठा है, यह सामान मेरा नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए ऊंट की तरफ देखा। ऊंट आराम से बैठा था, मगर उसकी आंखों में नसीर को देखते ही अपनापन सा झलक रहा था। बीरबल ने सोचा, जानवर इंसानों की सच्चाई इंसानों से जल्दी पहचानता है। बीरबल की पहली परीक्षा, सामान का रहस्य। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इस बोरे को खोला जाए। बोरा खुला तो उसमें अनाज और कुछ कीमती कपड़े थे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, यदि यह सामान तुम्हारा नहीं है तो तुमने पहले बोरे का वजन हल्का क्यों बताया था? व्यापारी घबरा गया। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। लेकिन तुमने दरबार में प्रवेश करते ही कहा था कि यह बोरा ज्यादा भारी नहीं था। इसका मतलब है कि तुम बोरे से परिचित थे। व्यापारी के चेहरे पर पसीना झलकने लगा। दरबारियों ने धीमे स्वर में कहा, लगता है व्यापारी के पैर उखड़ रहे हैं। लेकिन बीरबल अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। सत्य को और पुख्ता करना था। बीरबल का दूसरा उपाय, ऊंट की परीक्षा। बीरबल ने ऊंट के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर बोले, जहां पनाह, जानवर अपने मालिक के आदेश या परिचय को पहचानते हैं। मैं इन दोनों से कहूंगा कि वे ऊंट को अपने अपने बुलाने का आदेश दें। देखेंगे कि ऊंट किसकी बात मानता है। यदि नसीर सच कह रहा है और व्यापारी झूठ, तो ऊंट का व्यवहार बहुत कुछ बताता है। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। ठीक है, देखा जाए। पहले व्यापारी को कहा गया, तुम ऊंट को बुलाओ। यदि यह तुम्हारे कहने पर चलता है तो मामला तुम्हारी ओर जा सकता है। व्यापारी आगे बढ़ा। उसने ऊंट की तरफ देखकर कहा, चलो, उठो, मेरे पास आओ। ऊंट ने गर्दन तो मोड़ी पर कोई हलचल नहीं की। उसने व्यापारी को ऐसे देखा मानो कह रहा हो, तुम कौन हो भाई? अब नसीर की बारी थी। नसीर ने प्यार से आवाज लगाई, बादल, आजा मेरे भाई। बस फिर क्या था, ऊंट तुरंत उठ खड़ा हुआ, गले से कोमल सी आवाज निकाली और नसीर की तरफ बढ़ चला। उसने अपनी गर्दन नसीर के कंधे पर टिका दी। दरबारियों में सुगबुगाहट फैल गई। अब तो साफ है कि ऊंट वाले की बात सही है। लेकिन बीरबल इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह तुम्हारे सामान को लेकर भाग रहा था, तो तुम बोरे में क्या था, यह क्यों नहीं बता पा रहे? जरा बताओ, इसमें क्या रखा है? व्यापारी हकलाते हुए बोला, वह अनाज है और शायद कुछ कपड़े। नसीर ने तुरंत कहा,
जहां पनाह, बोरे में अनाज और कपड़े तो हैं ही, पर व्यापारी ने ही बताया था कि बोरे में कुछ कीमती दाख भी हैं। वह तो डरा, जब बोरा खुला तो दाख दिख ही नहीं रही। यह सुनते ही व्यापारी चौंक गया। कैसे कैसे बता दिया ये? बीरबल मुस्कुराए। तो तुम बोरा पहचानते हो, क्योंकि तुम ही जान सकते हो कि इसमें दाख होनी चाहिए थी। व्यापारी हक्का बक्का हो गया। उसकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी थी। लेकिन बीरबल ने एक और चाल चली। जहां पनाह, अभी भी अंतिम सत्य बाकी है। मैं ऊंट की पीठ और बोरे की रस्सियों की जांच करना चाहता हूं। बीरबल की तीसरी परीक्षा, रस्सी का रहस्य। बीरबल ने ऊंट की पीठ पर पड़े निशान देखे। निशान भारी बोझ उठाने से बनते हैं। उन्होंने बोरे की रस्सियों को उलट-पलट कर देखा। कई जगहों पर कटे और दुबारे बंधे हुए धागे थे। बीरबल ने कहा, यह बोरा हाल ही में खोला और बांधा गया है। इसका मतलब है कि व्यापारी ने बोरे को खोलकर दाखें निकाल लीं और अब कह रहा है कि बोरा उसका नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने व्यापारी पर नजरें गड़ा दीं। क्या यह सच है? व्यापारी की टांगें कांपने लगीं। अंत में वह बोला, जहां पनाह, गलती हो गई मुझसे। मैं मैं दरअसल इस ऊंट वाले को बेवकूफ समझकर अपना सामान ले जाना चाहता था। रास्ते में लगा कि यदि इस पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा तो मेरा काम मुफ्त में हो जाएगा। इसलिए यह सब किया। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अकबर का फैसला। सरताज, तुमने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की। सजा तो मिलेगी ही। अकबर ने कठोर स्वर में कहा। घोषणा की जाती है कि व्यापारी सरताज पर 50 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाए और वह नसीर के नुकसान की भरपाई करेगा। साथ ही दरबार के सामने उसने जो झूठ बोला उसके लिए उसे 1 महीना कारावास भी दिया जाए। व्यापारी को सैनिक पकड़कर ले गए। नसीर जमीन पर झुककर बोला, जहां पनाह, आपने मेरा सम्मान बचा लिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, न्याय देना हमारा कर्तव्य है। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आज फिर आपने अपनी बुद्धि से एक कठिन मामला सुलझाया है। आपको हमारी तरफ से इनाम स्वरूप सोने की थैली भेंट की जाती है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, न्याय ही असली इनाम है। पर आपकी कृपा के लिए मैं आभारी हूं। अंत की ओर नसीर और बादल की विदाई। नसीर ने अपने ऊंट बादल को थपथपाया और बोला, चल बेटे, फिर से सफर शुरू करें। आज इंसाफ मिला, इसलिए कदम और भी मजबूत हो गए हैं। ऊंट जैसे मुस्कुरा दिया। दरबार में सबके चेहरे पर संतोष था। और अकबर ने सोचा, जब तक बीरबल जैसा मंत्री साथ है तब तक मेरे राज्य में अन्याय की कोई जगह नहीं। अकबर, बीरबल की कहानी। बीरबल और रहस्यमयी सोने की वीणा। फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग ही चमक लिए हुए थी। पूरे महल में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी और ठंडी हवा लाल बलुआ पत्थर से बने गलियारों में सरसराती फिर रही थी। आज बादशाह अकबर का मन भी प्रसन्न था। वे सुबह से ही खुले आंगन में टहलते हुए संगीत सुन रहे थे। बांसुरी और सारंगी की धुन पूरे वातावरण में रसमयता घोल रही थी। अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल बढ़ी। एक बूढ़ा संगीतकार हाथ में कपड़ा लिपटी लंबी वस्तु लेकर दरबार में प्रवेश की अनुमति मांग रहा था। उसके साथ 2 सैनिक भी थे जो उसकी वस्तु को शक की नजर से देख रहे थे। अकबर ने पूछा, कौन है यह और क्या चाहता है? मुख्य अधिकारी ने कहा, जहां पनाह, यह बुजुर्ग संगीतकार खुद को रघुवंशी हरिपाल बताता है।
कहता है कि उसके पास एक अनोखी वीणा है जिसका विवाद सुलझाने के लिए वह दरबार आया है। अकबर की उत्सुकता बढ़ी। उसे अंदर लाओ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा व्यक्ति दरबार में लाया गया। उसकी आंखें गहरी थीं, उम्र 75 के आसपास होगी, मगर चेहरे पर कला का तेज साफ झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी दया के बिना मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अपनी बात स्पष्ट करो हरिपाल। हरिपाल ने कपड़ा हटाया। नीचे से सोने से बनी बेहद सुंदर वीणा चमक उठी। उस पर बारीक नक्काशी थी, मोर, हंस और कमल के अद्भुत चित्र। पूरा दरबार विस्मित रह गया। बादशाह ने पूछा, यह तो अत्यंत कीमती वीणा है। विवाद क्या है? हरिपाल जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहा हो। वीणा की कहानी। जहां पनाह, हरिपाल ने कहा, इस वीणा को मेरे गुरु महान संगीतज्ञ स्वामी हरिराम ने अपने हाथों से बनाया था। यह साधारण वीणा नहीं, बल्कि जादुई वीणा है। इसके तारों में ऐसी दिव्यता है कि सही हाथों में यह स्वर्गीय संगीत उत्पन्न करती है, पर गलत हाथों में केवल कर्कश आवाजें निकलती हैं। गुरुजी ने मरते समय इसे मुझे सौंपा था और कहा था, हरिपाल, यह वीणा केवल सच्चे सुर के साधक को ही देना। लालचियों से बचाकर रखना। पर कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसी और शिष्यों में से एक, नागेश्वर, ने दावा किया कि यह वीणा उसकी है, क्योंकि गुरुजी ने उसे स्वर साधना का उत्तराधिकारी कहा था। अकबर ने पूछा, तो वह कहाँ है? क्या उसे बुलाया जा सकता है? जी जहांपनाह, वह महल के बाहर ही इंतजार कर रहा है। अकबर ने आदेश दिया, अंदर बुलाया जाए। कुछ देर में नागेश्वर दरबार में आया। वह दिखने में भले परिवार का युवक था, पर आंखों में तीक्ष्णता और अहंकार साफ दिखता था। आते ही उसने दंडवत किया और बोला, जहांपनाह, यह वीणा मेरी है। हरिपाल ने इसे मुझसे छीन लिया है। मेरे गुरु ने मेरे अंतिम संगीत प्रदर्शन के बाद मुझे आशीष देते हुए कहा था, एक दिन यह वीणा तुम्हारी होगी। बस वही दिन आ गया है। हरिपाल ने आपत्ति की, झूठ। गुरुजी ने मुझे ही दिया था। नागेश्वर तो संगीत में अधीर और घमंडी है। दोनों की बातें सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग बूढ़े संगीतज्ञ की ओर झुकते, तो कुछ नागेश्वर की बात पर तर्क देते। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक साधारण विवाद नहीं है। इसमें भावनाएं, विश्वास और गुरु शिष्य परंपरा सब शामिल हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस उलझन को आसानी से सुलझा सके। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। बीरबल। अकबर मुस्कुराए, हाँ, बीरबल ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। बीरबल आगे आए, विनम्रता से बोले, जहांपनाह, दो दावेदार, एक वीणा, और दोनों अपने अपने तरीके से सही प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई कहीं भीतर छिपी है। मैं सत्य का पता लगाने की कोशिश करता हूं। बीरबल की पहली परीक्षा, बातों से परख। बीरबल ने नागेश्वर से पूछा, तुम कहते हो गुरु ने यह वीणा तुम्हें देने का संकेत दिया था। क्या तुमने कभी इसे बजाया है? नागेश्वर बोला, नहीं, गुरुजी इसकी अनुमति नहीं देते थे। कहते थे कि इसके तार बहुत नाजुक हैं। बीरबल ने हरिपाल से पूछा, तुम्हें अनुमति थी? हरिपाल ने सिर झुकाया, केवल विशेष अवसरों पर और बहुत सीमित समय के लिए। बीरबल ने सोचा, दोनों की बातों में कुछ न कुछ मूल्य है, पर अभी सतह से गहराई का पता नहीं चलता। फिर उन्होंने आगे पूछा,
यदि यह तुम्हारी वीणा है, बीरबल नागेश्वर से बोले, तो इसमें कौन कौन सी 7 मुख्य विशिष्टताएं संभव हैं? नागेश्वर ने आत्मविश्वास से कहा। सर्व, तिहाई, गंधार, पंचम, मध्यम, निषाद, पंचम, धैवत, निषाद, संगीत, सप्तक, उद्गम और क्षेमतान। बीरबल ने गर्दन हिलाई। फिर हरिपाल से वही प्रश्न पूछा। हरिपाल ने आंखें बंद कीं, जैसे वीणा से जुड़े वर्षों के अनुभव को याद कर रहे हों। सर्व, तिहाई, मध्यम, धैवत, वर्चस्वी, पंचम, राग, संगीत, नीरा, गौड़ तान, ऋतु, संगति और अंत में गूढ़ हरिराग की तान, जिसे केवल गुरुजी और उनके सबसे विश्वासी शिष्य ही जानते थे। जैसे ही हरिपाल ने हरिराग कहा, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी संगीत जानकार थे। वे समझ गए कि यह एक अत्यंत दुर्लभ तान है। नागेश्वर के चेहरे पर घबराहट का क्षणिक भाव आया, लेकिन उसने छुपा लिया। दूसरी परीक्षा, वीणा की जांच। बीरबल ने वीणा को हाथ में लिया। उन्होंने बहुत बारीकी से उसकी नक्काशी, लकड़ी, तार और जोड़ को देखा। उन्होंने पूछा, इस पर यह कमल का चिन्ह किसने बनाया? हरिपाल ने तुरंत कहा, गुरुजी ने। उन्होंने कहा था, कमल पवित्रता का प्रतीक है। नागेश्वर हड़बड़ाया। नहीं, मैंने गुरुजी से सुना था कि वह मोर का चिन्ह बनाना चाहते थे। बीरबल ने वीणा को उलटकर देखा। उसके नीचे वाकई मोर बना था। अब पूरा दरबार हक्का बक्का। दोनों की बातें मिल रही थीं, लेकिन फिर भी झूठ सच का फर्क नहीं पकड़ आ रहा था। तीसरी परीक्षा, अंतिम संगीत परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि यह वीणा किसकी है, इसका उत्तर स्वयं वीणा देगी। यह दावा है कि यह सच्चे सुर साधक को पहचानती है। तो आज यह परीक्षा भी हो जाए। अकबर ने सहमति दी। पहले नागेश्वर को बुलाया गया। नागेश्वर ने वीणा हाथ में ली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर उसने इसे छुपाने की कोशिश की। उसने स्वर प्रारंभ किए। धैवत, मध्यम, पंचम। आवाज निकली, पर वीणा जैसे उसकी पकड़ से सहमत नहीं थी। कभी स्वर बेसुरा हो जाता, कभी तारों में घर्षण की अजीब खड़खड़ाहट। दरबार में कई संगीतज्ञ आपस में फुसफुसाने लगे। सुर बैठे नहीं, ताल टूटी, हाथों में स्थिरता नहीं है। नागेश्वर ने पूरी कोशिश की, पर वीणा जैसे उस पर नाराज हो। अब हरिपाल की बारी थी। हरिपाल ने वीणा को हाथ लगाया। उसने उसे अपने माथे से छुआ, मानो उसे प्रणाम कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बैठ गया, आंखें मूंद लीं और पहला स्वर छेड़ा। सा, रे, ग, म। स्वर निकले तो दरबार मानो झूम उठा। वीणा की तान ऐसी मधुर थी कि हवा भी मानो थिरक रही थी। हरिपाल के उंगलियों में वर्षों की साधना झलक रही थी। और फिर उसने वह तान छेड़ी जिसके बारे में उसने कहा था। हरिराग। जैसे किसी ने आसमान को खोल दिया हो। स्वर ऊपर उठते, नीचे उतरते, फिर एक जगह जम जाते, मानो जीवन का संपूर्ण सत्य बता रहे हों। अकबर, बीरबल, दरबारी सब स्तब्ध। सैनिकों तक ने अपनी भालाएं ढीली कर दी। यह वह संगीत था जिसे झूठा व्यक्ति नहीं रच सकता। नागेश्वर की असलियत उजागर। बीरबल आगे आए और बोले, नागेश्वर, अब सच बोलने में ही तुम्हारी भलाई है। वीणा किसकी है, यह वीणा स्वयं बता चुकी है। नागेश्वर डर गया। घुटनों पर गिरकर बोला, जहां पनाह, मैं लालच में आ गया था। गुरुजी हरिपाल को अधिक मानते थे। मुझे यह बुरा लगा। मैं चाहता था कि मेरे पास दुनिया की सबसे मूल्यवान वीणा हो, ताकि लोग मुझे बड़ा संगीतज्ञ समझें। मैंने झूठे दावे किए ताकि यह वीणा मेरे हाथ लग जाए।
हरिपाल चुप था। उसके चेहरे पर दुख भी था और क्षमा भी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, कला का अपमान, गुरु आदेश का अपमान और झूठ, इन सब के लिए दंड तो मिलेगा। नागेश्वर रो पड़ा। अकबर ने कहा, नागेश्वर को 1 वर्ष के लिए संगीत की बुनियादी शिक्षा दी जाए, उसे वीणा से दूर रखा जाए और उसके बाद ही परीक्षा होगी कि वह आगे साधक कहलाने योग्य है या नहीं। और हरिपाल को पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि कोई वीणा पर दावा न जता सके। दरबार में राहत की सांस ली गई। बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने केवल दिमाग नहीं लगाया बल्कि संगीत की मर्यादा को भी समझा। आज दरबार में जो समाधान हुआ वह अनोखा है। तुम पर गर्व है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच वही होता है जो स्वयं अपने सुरों में बोल उठे। मैंने केवल उसे पहचाना है। अंत गुरु की धरोहर सुरक्षित। हरिपाल ने वीणा को सीने से लगाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। जहां पनाह, आपने मुझे मेरी अमानत वापस दिलाई। यह वीणा अब केवल संगीत के लिए बजेगी, विवादों के लिए नहीं। अकबर मुस्कुराए। और यही हमारे दरबार की पहचान है, जहां कला, सत्य और न्याय का सम्मान होता है। वीणा की मधुर तानें उस दिन देर तक महल में गूंजती रहीं। अकबर, बीरबल की कहानी। खोया हुआ राजमुकुट और बीरबल की अनोखी चाल। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी, लेकिन आज एक अजीब तनाव पूरे महल में फैल गया था। महल के प्रहरी चिंतित दौड़ भाग कर रहे थे, मंत्री एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और सेनापति भी बेचैन दिख रहे थे। कारण था सम्राट अकबर का राजमुकुट अचानक गायब हो जाना। यह कोई साधारण मुकुट नहीं था। यह मुगल साम्राज्य की शक्ति, संस्कृति और वंश परंपरा का प्रतीक था। सोने, पन्ना, हीरा और कीमती नीलमों से जड़ा हुआ यह मुकुट केवल राजतिलक और विशेष अवसरों पर निकाला जाता था। और आज सुबह जब रखवाले ने खजाने का कमरा खोला, वह मुकुट अपनी जगह पर नहीं था। अकबर को खबर दी गई। वह क्रोध और तनाव में भरकर बोले, यह कैसे हो सकता है? कड़ी सुरक्षा थी। किसी भी कीमत पर मुकुट वापस लाओ। सेनापति, वजीर और सभी मंत्री घबराए हुए थे। दरबार तुरंत बुलाया गया। अकबर गुस्से में सिंहासन पर बैठे थे। दरबार भर चुका था, लेकिन एक चेहरा अब भी गायब था, बीरबल। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ है? ऐसे समय में दरबार में उपस्थित क्यों नहीं? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, उन्हें संदेश भेजा गया है। वह आते ही होंगे। जैसे ही उसने कहा, दरबार का द्वार खुला और बीरबल तेज कदमों से अंदर आए। उन्होंने अकबर की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और शांति का मिश्रण था। जहां पनाह, अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, सत्य छिपा नहीं रह सकता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। अकबर का थोड़ा तनाव कम हुआ। बीरबल, तुम जान ही गए हो कि मामला कितना गंभीर है। हमें किसी भी कीमत पर मुकुट वापस चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जांच की शुरुआत। बीरबल सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां मुकुट रखा था। उन्होंने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। दीवारें, फर्श की धूल, ताले का निशान, सैनिकों की स्थिति और कमरे के चारों ओर के पैरों के निशान। उन्होंने रखवाले से पूछा, मुकुट आखिरी बार कब देखा गया था? रात को गश्त के समय, हुक्म, सैनिक बोला। और चोरी का पता कब चला? आज सुबह सूरज निकलते ही। बीरबल ने पूछा। रात को कोई अजीब आवाज, हलचल या गंध महसूस हुई? सिपाही ने झिझकते हुए कहा।
एक बार जैसे किसी ने कमरे के बाहर दौड़ लगाई हो, पर हमें लगा बिल्ली होगी। बीरबल मुस्कुराए। अपराधी बिल्ली से ज्यादा चालाक है, लेकिन शायद बिल्ली से कम होशियार। पहला शक महल का जौहरी। बीरबल ने पहरेदारों से पूछा कि इस मुकुट को आखिरी बार किसने छुआ था। पता चला कि 2 दिन पहले महल के जौहरी जमनलाल ने मुकुट की सफाई की थी। अकबर ने आदेश दिया, जमनलाल को बुलाया जाए। जमनलाल आया। वह पसीने में भीग रहा था। बीरबल ने गंभीर नजरों से पूछा, जमनलाल, मुकुट को आखिरी बार कब देखा था? हुजूर, जब मैंने सफाई की थी। उसकी चमक बढ़ाने के लिए मैंने नई जड़ी बूटी का घोल इस्तेमाल किया था। कौन सा घोल? गुलहिरण और कपूर का मिश्रण। बीरबल बोले, यह घोल बहुत तेज सुगंध वाला होता है ना? जमनलाल डरते हुए बोला, जी। पर क्या मुकुट? कौन जानता है, बीरबल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बीरबल की नजरों में उसे डर नजर आ गया, जिससे प्रतीत हुआ कि वह कुछ छिपा रहा है। दूसरा शक सेनापति का सहायक। दरबार में चर्चा हो रही थी कि मुकुट चोरी इतना आसान काम नहीं। किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद के बिना यह संभव ही नहीं। बीकर बीरबल को पता चला कि सेनापति के सहायक लीला शाह ने चोरी वाली रात गश्त बदली थी। वह बिना बताए आधा घंटा गायब था। बीरबल ने उसे जांच के लिए बुलाया। लीला शाह, तुम राउंड बदलकर कहाँ गए थे? हुजूर, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं गर्म कपड़ा लेने अपनी कुटिया में गया था। क्या तुम्हारी कुटिया में गर्म कपड़ा भी ताला लगाकर रखा जाता है? वह चुप हो गया। बीरबल समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। तीसरा शक महल के बाहर का बाजार। मुकुट जैसा कीमती सामान सिर्फ चोर ही नहीं, बल्कि दलाल या खुफिया व्यापारी भी खरीद सकते हैं। बीरबल शाम होते ही भेष बदलकर बाजार पहुंचे। वहां उन्हें 3 अजीब बातें दिखीं। एक, बाजार में एक नया व्यापारी आया था, जो कीमती धातुओं की अच्छी कीमत देने का दावा कर रहा था। 2, कुछ शराबियों ने कहा कि रात को महल के पास किसी ने दौड़ लगाई थी, जिसकी जेब से धातु की चमक जैसी कोई चीज दिखी थी। 3, और सबसे महत्वपूर्ण, एक भिखारी ने बीरबल को बताया कि उसने रात को महल की दिशा से कपूर वाली तेज सुगंध महसूस की। अब बीरबल की आंखें चमक उठीं। सुगंध सबसे बड़ा सुराग। बीरबल ने तुरंत एक सैनिक को बुलाया। जाओ और खजाने के कमरे के बाहर की दीवार को ध्यान से सूंघो। अगर कहीं सुगंध बची हो तो मुझे बताओ। कुछ ही देर में सैनिक वापस आया। उसने बताया, हुजूर, कमरे के पिछले कोने में हल्की कपूर जैसी सुगंध है। बीरबल ने कहा, चोरी उसी तरफ से होकर गई है। बीरबल ने तैयार किया एक जाल। अब बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने रात में एक योजना बनाई है। अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, वह आज पकड़ा जाएगा। अकबर सहमत हुए। रात को महल में एक आदेश फैलाया गया कि कल सुबह सभी महल कर्मचारी, सैनिक, नौकर, अधिकारी और कारीगर एक एक करके एक विशेष कमरे में आएंगे। उस कमरे में बीरबल और 2 सैनिक बैठे थे। कमरे की मेज पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से भरा एक बड़ा कटोरा रखा था। लोग आते, बीरबल उनसे पूछते, अपना दायां हाथ कटोरे में डालो। लोग हाथ डालते और बाहर आते। उनके हाथ पर गुलाब की खुशबू आती। धीरे धीरे लगभग सभी महल के कर्मचारी जांच से गुजर चुके थे। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, यह गुलाब की पंखुड़ियों से क्या पता चलेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आप देखते जाइए, असली अपराधी सामने आता है।
आखिरी लोगों में सेनापति का सहायक लीला शाह आया। उसने बहुत झिझकते हुए हाथ कटोरे में डाला। जब बाहर निकाला तो हर किसी के हाथ में गुलाब की ताजा सुगंध थी, लेकिन लीला शाह के हाथ में नहीं। उसके हाथ में ना गुलाब की खुशबू थी, ना मिट्टी की, बल्कि कपूर और गंधरस की वही तेज गंध थी जो मुकुट की सफाई में जौहरी जमनलाल ने इस्तेमाल की थी। बीरबल ने जोर से कहा, जहांपनाह, यही है अपराधी। पूरे दरबार में सनसनी मच गई। लीला शाह कांपने लगा। बीरबल बोले, यह गुलाब की पंखुड़ियों वाली परीक्षा इसलिए थी कि जिसने मुकुट को छुआ था उसके हाथ में कपूर की गंध आज भी कायम होगी। गुलाब की खुशबू कपूर की गंध को छुपा नहीं सकती। बाकी सबके हाथ साफ थे, इसलिए उनमें केवल गुलाब की सुगंध आई। लेकिन इस अपराधी ने वही मुकुट चुराया था, इसलिए इसकी असली गंध अब भी हाथ में है। अकबर क्रोध में बोले, सच बताओ, मुकुट कहाँ है? लीला शाह रो पड़ा, जहांपनाह, मुझे बहुत लालच हो गया था। बाजार में एक व्यापारी ने कहा था कि वह आधी रात को कीमती सामान के बदले बड़ी रकम देगा। मैंने सोचा एक मुकुट देने से मैं अमीर बन जाऊंगा। मुकुट मैंने अपनी कुटिया के पीछे जमीन खोदकर गाड़ दिया है। सैनिक तुरंत वहां पहुंचे। जमीन खोदकर देखा, राजमुकुट वहीं सुरक्षित था। अंतिम न्याय। अकबर ने गुस्से से कहा, इस गद्दार को कैद में डाल दो और लंबे समय तक कारावास में रखो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गद्दारी की सजा तो मिलेगी ही, पर एक बात और, जौहरी जमनलाल भी दोषी है। उसने लीला शाह को यह बताया था कि मुकुट पर किस तरह का सुगंधित घोल लगा है। बिना भीतर की जानकारी के लीला शाह कभी यह चोरी नहीं कर पाता। जमनलाल डर के मारे घुटनों पर गिर गया। बख्श दो हुजूर, अकबर ने आदेश दिया। इसे भी 1 वर्ष तक कारावास दिया जाए। फिर अकबर ने गहरी सांस ली। दरबार शांत था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में अतुलनीय है। सुगंध जैसी मामूली चीज को तुमने ऐसा सबूत बना दिया कि अपराधी भाग नहीं सका। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सत्य पर पर्दा डालना आसान है, पर सुगंध पर नहीं। सुगंध कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर हंस पड़े, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार की शान हो। समाप्ति। मुकुट वापस, मुगल दरबार की प्रतिष्ठा बरकरार। राजमुकुट अपनी जगह वापस रख दिया गया। खजाने की सुरक्षा और दोगुनी कर दी गई। दरबार में फिर से हंसी, रौनक और संगीत लौट आया। और बीरबल का नाम एक बार फिर न्याय और बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। अकबर, बीरबल की कहानी। ऊंटवाले का हंगामा और बीरबल की अनोखी बुद्धिमानी। फतेहपुर सीकरी की वह सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सूरज की रोशनी लाल बलुआ पत्थर पर पड़कर किले को सुनहरे रंग में नहला रही थी। महल के गलियारों में हल्की हल्की हवा सरसराती हुई गुजर रही थी, मानो आज भी वह दिन दरबार के शान और वैभव का साक्षी बनेगा। सैनिक अपनी अपनी जगह खड़े थे। वजीर और मंत्री अपने दस्तावेजों को ठीक कर रहे थे और दरबारी अपने अपने विषयों पर धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। तभी ढोल की 3 गहरी थापों ने घोषणा की, महामहिम बादशाह अकबर पधार रहे हैं। दरबारियों की बातचीत थम गई। सब खड़े हो गए। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। मौन पूरी सभा पर छा गया था। एक अचानक दरबार में कोहराम। अभी दरबार शुरू ही हुआ था कि बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एक ऊंट वाले की बेचैन, गुस्से से भरी आवाज महल की सीढ़ियों तक गूंज रही थी।
कुछ सैनिक उसे रोकने में लगे थे, लेकिन वह बार बार चिल्लाता, मुझे बादशाह के सामने जाना है, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने भौहें उठाईं। देखो कौन है और क्यों हंगामा कर रहा है। कुछ ही पल में सैनिकों के बीच एक दुबला पतला लेकिन तेज तर्रार ऊंट वाला दरबार में लाया गया। पगड़ी तिरछी, कपड़े धूल से सने हुए, पर आंखों में गुस्से और आग्रह की चमक। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और दरबार में ऐसे शोर का क्या अर्थ है। उसने सिर झुकाकर सलाम किया, हुजूर, मेरा नाम हमीद ऊंट वाला है और मैं अपने प्रति हुए अन्याय का बदला लेने आया हूं। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। एक ऊंट वाला दरबार में अन्याय की बात। पर अकबर ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। ठीक है, बताओ। दो। हमीद ऊंट वाले का अजीब दावा। हमीद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास 10 ऊंट थे। मैंने उन्हें धूप से बचाने के लिए सड़क के किनारे खड़ा किया था। तभी वहां से गुजरते अभिनेता, बाजीगर और 2 सरकारी अमले ने मेरे ऊंट की रस्सियां आपस में उलझा दीं। जब मैंने उनसे कहा तो उल्टा उन्होंने मुझ पर जुर्माना लगा दिया कि मैं सड़क रोक रहा हूं। अकबर ने पूछा, यह तो सामान्य विवाद है, इसमें इतना हंगामा क्यों? हमीद की आंखें फैल गईं। हुजूर, वे सब तो चले गए, पर मेरा सबसे तगड़ा और सीधा ऊंट शेरू अब अजीब हरकतें कर रहा है। न खाना खाता है, न उठता है, जैसे उसे कोई जादू कर दिया हो। लोग कहते हैं कि सरकारी अमले ने उसमें बुरी नजर लगा दी। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। ऊंट में बुरी नजर? भई यह भी कोई बात हुई। पर हमीद चिल्लाया, हुजूर, यह हंसी का विषय नहीं है। मेरा ऊंट सबसे कीमती था। अगर वह ठीक न हुआ तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने समझाया, हमीद, बीमारी का जादू टोना से कोई संबंध नहीं। लेकिन हम यह जरूर देखेंगे कि तुम्हारे ऊंट को क्या हुआ है। तभी हमीद ने एक और अजीब दावा कर दिया, और हुजूर, जो अधिकारी गए थे वे मेरे ऊंटों की रस्सियां उलझा कर गए हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें सजा मिले और मुझे मुआवजा मिले। अब दरबार में सरगर्मी बढ़ गई। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह मामला इतना सरल लगता नहीं। बीरबल, क्या कहोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां ऊंट हो वहां उलझने भी होंगी ही हुजूर। अनुमति हो तो पूरा मामला जांच लूं। अकबर ने सिर हिलाया। तुरंत। 3 बीरबल की जांच शुरू। बीरबल हमीद के साथ उसके ऊंटों वाले मैदान में गए। वहां सिर्फ 2 ऊंट खड़े थे, बाकी 9 ऊंटों को हमीद का भाई ले गया था, क्योंकि काम रुक नहीं सकता था। शेरू जमीन पर बैठा था, हिल भी नहीं रहा। बीरबल ने देखा, ऊंट की आंखें बहुत शांत थीं, भूख न लगना भी किसी और वजह से हो सकता था। उन्होंने ऊंट की रस्सियां देखीं, वास्तव में एक दूसरे में उलझी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उलझाया हो। हमीद ने कहा, देखिए साहिब, यही वजह है मेरी परेशानी की। उन लोगों ने मेरा नुकसान किया। बीरबल ने ऊंट की गर्दन और पैर का निरीक्षण किया और धीरे से मुस्कुराए। हमीद, ये बीमारी नहीं है और न ही बुरी नजर। यह ऊंट डर गया है। डर गया? किससे? बीरबल ने धीरे से बताया, जिस समय वे रस्सियां उलझी होंगी, किसी ने उसे जोर से मारा होगा या आवाज उठाई होगी। ऊंट जैसे शांत जानवर अचानक डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं ऊंट का बैठ जाना। हमीद ने आश्चर्य से पूछा,
तो क्या मेरा शेरू ठीक हो सकता है? अगर सही तरीका अपनाया जाए तो तुरंत। 4। लेकिन मामला अभी पूरा नहीं था। बीरबल दरबार लौटे और अकबर के सामने रिपोर्ट रखी। हुजूर, ऊंट को बुरी नजर नहीं लगी है, लेकिन हाँ, रस्सियां उलझना और ऊंट का डरना, यह सब अचानक नहीं हुआ। कोई इस ऊंट वाले को परेशान करना चाहता था। अकबर ने भौहें उठाईं। मतलब? बीरबल ने धीमे से कहा। हुजूर, वह सरकारी अमला इस हमीद से रिश्वत लेना चाहता था। उसने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने उसे परेशान किया। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने आदेश दिया, उन अधिकारियों को पेश किया जाए। कुछ ही समय में दोनों अधिकारी दरबार में लाए गए। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने ऊंट वाले की रस्सियां उलझाई? उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं हुजूर, हम तो बस गुजर रहे थे। तभी बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अनुमति हो तो सत्य अभी के अभी सामने लाया जाए। अकबर बोले, बीरबल, जैसा ठीक समझो। 5। रस्सियों की गुत्थी का खेल। बीरबल ने आदेश दिया, हमीद की उलझी हुई रस्सियां दरबार में लाओ। रस्सियां मंगाई गईं। बीरबल ने अधिकारियों से कहा, साहबों, रस्सी उलझाना अगर आपने नहीं किया तो जरूर आप उसे सुलझाना जानते होंगे। लीजिए, इसे सुलझाकर दिखाइए। अधिकारी पसीना पसीना हो गए। उनमें से एक ने कोशिश की, पर जितना सुलझाता रस्सी और उलझ जाती। दूसरे ने भी हाथ लगाया, पर हालत वही। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इनकी उंगलियां बता रही हैं कि उलझाना इन्हें ही आता है, सुलझाना नहीं। उलझाव वही अच्छा कर सकता है जो उसे अच्छी तरह समझता हो, यानी जिसने खुद उलझाया हो। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, क्या यह सच है? डरे हुए अधिकारियों ने सिर झुका लिया। हुजूर, हमने गलती की है, हम मानते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने एक गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाया, उसे तंग किया। ऐसी हरकत किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देती। 6। ऊंट को ठीक करने का अनोखा उपाय। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब ऊंट कैसे ठीक होगा? बीरबल मुस्कुराए, इजाजत हो तो मैं अभी ऊंट को ठीक करवा दूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने हमीद को बुलाकर कहा, तुम्हारा ऊंट डर के कारण बैठ गया है। इसे उठाने के लिए डर का मुकाबला प्यार और भरोसा ही कर सकता है। उन्होंने हमीद से कहा कि ऊंट के कान में धीरे धीरे बोलो, उसे सहलाओ, चुनिंदा दाना खिलाओ और प्यार से उठने के लिए कहो। हमीद ने ऐसा ही किया। शेरू ने पहले तो हिलने की कोशिश नहीं की, पर धीरे धीरे उसने गर्दन उठाई, फिर घुटनों को सीधा किया और अचानक खड़ा हो गया। भीड़ में वाह की आवाज गूंज उठी। 7। अब बारी थी न्याय की। दरबार में लौटकर अकबर ने कहा, बीरबल, इन अधिकारियों को क्या दंड मिले? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हुजूर, अगर इन्हें सीधी सजा दी गई तो ये सुधरेंगे नहीं। मैं एक बेहतर तरीका सुझाता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? बीरबल बोले, इन दोनों को आदेश दिया जाए कि एक सप्ताह तक शहर के सभी ऊंट वालों की मदद करें। उनकी रस्सियां पकड़े, उनके ऊंटों को स्नान कराएं और हर ऊंट को बैठाकर उठाकर दिखाएं, ताकि इन्हें पता चले कि जिस मेहनत का ये मजाक उड़ा रहे थे उसे करना कितना कठिन है। दरबार में ठहाका गूंज उठा।
अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे सब नतमस्तक हैं। यही सजा होगी। अधिकारी सिर झुकाए खड़े रहे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 8 हमीद ऊंट वाले का आभार। हमीद आगे आया। हुजूर, आज अगर बीरबल न होते तो मैं कहीं न्याय न पा पाता। मेरी रोजी रोटी बचाने के लिए आपका आभार। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारा राज्य तभी महान है जब हर गरीब को न्याय मिले। फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, और जब तक बीरबल हैं, हमें किसी की चिंता नहीं। 9 घटनाओं का प्रभाव। 1 सप्ताह तक अधिकारी सचमुच ऊंट वालों को सेवा करते रहे। शहर में चर्चा फैल गई। देखो, जो कल तक ऊंट वालों को तंग करते थे, आज उनकी सेवा कर रहे हैं। इससे आम लोगों का भरोसा दरबार पर और बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी सीख तो अधिकारियों को मिली, जो अब किसी गरीब को तंग करने की सोच भी नहीं पाते थे। और हमीद, उसका ऊंट शेरू पूरी तरह ठीक हो गया था और हमीद रोज शहर वालों को बताता, अगर दुनिया में सच्चा न्याय है तो वह अकबर और उनके वजीर बीरबल के दरबार में है। 10 अकबर का अंतिम कथन। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझ और न्याय की नजर के बिना यह राज्य अधूरा है। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, न्याय देना आपका काम है, बस रास्ता दिखाना मेरा। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारा रास्ता हमेशा सही होता है। अकबर, बीरबल की कहानी। ऊंटवाले का हंगामा और बीरबल की बुद्धि का कमाल। फतेहपुर सीकरी की उस सुबह का मौसम बिल्कुल शांत था। हल्की ठंडक और सूरज की सुनहरी किरणें महल की लाल दीवारों पर पड़कर ऐसा दृश्य बना रही थीं जैसे पूरा शहर सोने की परत में डूबा हो। राजमहल के आंगन में सैनिकों की तलवारों पर चमक पड़ रही थी और दरबारी धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ रहे थे। कोई दस्तावेज संभाल रहा था, कोई अपने कुर्ते की सिलवटें ठीक कर रहा था और कोई अपने मुद्दों पर सोच रहा था कि आज बादशाह के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत होंगे। ढोल की भारी आवाज से दरबार की शुरुआत की घोषणा हुई। महामहिम बादशाह अकबर पधार रहे हैं। दरबारी खड़े हुए और अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। सम्मान की लहर पूरे दरबार में फैल गई। अचानक मच गया हंगामा। दरबार शुरू हुए कुछ ही क्षण हुए थे कि बाहर से तेज आवाजें आने लगीं। न्याय, न्याय, मुझे न्याय चाहिए। एक आदमी ऊंचे स्वर में चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। सैनिक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, देखो कौन है और क्यों शोर कर रहा है। कुछ क्षणों बाद दरबार में एक दुबला-पतला पर बेहद आत्मविश्वासी आदमी लाया गया। उसकी पगड़ी टेढ़ी थी, कपड़े धूल से सने थे और चेहरा थकावट व क्रोध दोनों का मिलाजुला रूप था। नाम बताओ, अकबर ने पूछा। वह आदमी गहरी आवाज में बोला, हुजूर, मेरा नाम हमीद ऊंटवाला है और मैं आपके सामने न्याय मांगने आया हूं। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। एक ऊंटवाला, वह भी दरबार में? लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, हर प्रजा को इस दरबार में अपनी बात कहने का हक है। बोलो, क्या हुआ है? हमीद ने कहा, हुजूर, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। 2 हमीद का अजीबोगरीब आरोप। हमीद ने खुद पर से बोझ हटाने जैसे अंदाज में कहना शुरू किया, हुजूर, मैं 10 ऊँटों को चराता हूँ। कल मैं अपने ऊँटों को शहर के बाहरी इलाके में खड़ा कर दाना खिला रहा था। तभी वहां से गुजरते कुछ सरकारी अमले और नाटक बाजों की टोली ने मेरे ऊँटों की रस्सियों को उलझा दिया। जब मैंने विरोध किया
तो उन्होंने उल्टा मुझ पर जुर्माना ठोंक दिया कि मैं रास्ता रोक रहा हूं। दरबार में हल्की खुसर पुसर हुई। फिर अकबर ने पूछा, हुजूर, मेरा सबसे अच्छा ऊंट शेरू अब उठ नहीं रहा है। खाना कम कर दिया है, चाल बदल गई है। गांव के लोग कहते हैं कि उसे बुरी नजर लग गई है। और यह सब उन अधिकारियों की वजह से हुआ। कुछ दरबारियों ने हंसकर कहा, ऊंट पर बुरी नजर? यह तो मजाक है। लेकिन हमीद गंभीर था। हुजूर, मेरे लिए ऊंट ही जीवन है। वह ही बीमार हो जाए तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, जहां सत्य उलझा हो वहां रस्सियों की उलझन से भी बड़ा मामला छिपा होता है। अनुमति हो तो जांच कर आऊं। अकबर बोले, जाओ और सच्चाई लाओ। 3 बीरबल की जांच की शुरुआत। बीरबल हमीद के साथ ऊंटों वाली जगह पहुंचे। वहां बस 2 ऊंट थे, बाकी को चारे के लिए हमीद का भाई ले गया था। शेरू जमीन पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर, आंखों में थकान और डर का मिश्रण। बीरबल ने पहले रस्सियों को देखा। वास्तव में रस्सियों को इस तरह उलझाना कोई साधारण काम नहीं था। यह जानबूझकर किया गया लग रहा था। कई गांठें, असमान रूप से बनी कड़ियां और कुछ ताजी टूट-फूट के निशान। हमीद बोला, देखिए साहब, यही सब तो उन अधिकारियों ने किया है। बीरबल ने ऊंट का निरीक्षण किया। ऊंट की गर्दन झुकी हुई थी। आगे के पैरों में हल्का कंपन था। सांस थोड़ी तेज चल रही थी। कुछ क्षण बाद बीरबल ने कहा, हमीद, तुम्हारे ऊंट को किसी नजर वजर ने नहीं पकड़ा। वह डर गया है। डर गया? किससे? हमीद चौंका। बीरबल ने कहा, जब रस्सियां उलझी होंगी उस समय किसी ने ऊंट पर जोर से चिल्लाया होगा या उसे जोर का झटका दिया होगा। ऊंट एक शांत प्राणी है, अचानक डर जाए तो घंटों तक बैठा रहता है। इसे ऊंट का बैठ जाना कहते हैं। हमीद ने राहत की सांस ली। तो क्या मेरा शेरू ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। बीरबल बोले, लेकिन पहले हमें यह साबित करना होगा कि गलती किसकी थी। 4 दरबार में वापसी और कड़वा सच। बीरबल अकबर के सामने पहुंचे। हुजूर, मामला गंभीर है। यह सिर्फ रस्सियां उलझने का नहीं, बल्कि एक गरीब को परेशान करने का प्रयास है। वे अधिकारी उससे रिश्वत लेना चाहते थे। हमीद ने मना किया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उन दोनों अधिकारियों को दरबार में लाया जाए। कुछ ही समय में दोनों सामने खड़े थे, घबराहट से पसीने में भीगे चेहरे। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, क्या तुमने ऊंट वाले को तंग किया? वे बोले, नहीं हुजूर, हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। बीरबल आगे आए। हुजूर, अनुमति हो तो सत्य परीक्षण अभी के अभी कर दिया जाए। करो। 5 रस्सियों की उलझन का रहस्य खुला। बीरबल ने कहा, हमीद, अपनी उलझी रस्सियां लाओ। रस्सियां लाई गईं। बीरबल ने अधिकारियों की ओर देखा। यदि तुमने रस्सियां नहीं उलझाई तो इन्हें सुलझाना भी तुम आसानी से कर सकोगे। लो, सुलझाओ। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। पहले ने कोशिश की, रस्सी और उलझ गई। दूसरे ने हाथ डाला, वह भी असफल। दरबार में दबादबा ठहाका उभरा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, इन्हें रस्सी उलझानी तो आती है, पर सुलझानी नहीं। जिसने उलझाई हो वही उसे इस तरह से पहचान सकता है। अकबर गरजे, सच बताओ। दोनों अधिकारियों ने घुटने टेक दिए।
हमसे गलती हुई है हुजूर। 6 ऊंट को ठीक करने का अनोखा तरीका। अब मामला ऊंट का था। अकबर ने पूछा, बीरबल उसे उठाया कैसे जाएगा? बीरबल बोले, ऊंट डर की वजह से बैठा है। इसका इलाज केवल विश्वास और स्नेह है, कोई जादू नहीं। बीरबल ने हमीद से कहा, शेरू के पास जाओ, धीरे धीरे उसके कान सहलाओ, उसे प्यार से पुकारो और उसके सामने दाना रखो। ऊंट को महसूस होना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। हमीद ने वैसा ही किया। उसने ऊंट का कान सहलाया, उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे दाना खिलाया और प्यार से कहा, शेरू उठ जा मेरे दोस्त, मैं यही हूं। पहले ऊंट ने कुछ नहीं किया, फिर उसने गर्दन हिलाई। थोड़ी देर बाद पैरों में हरकत हुई और अचानक शेरू पूरी ताकत से खड़ा हो गया। लोग तालियां बजाने लगे। हमीद खुशी से रो पड़ा, मेरा शेरू ठीक हो गया। साथ अब बारी थी सजा की। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल इन अधिकारियों को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, हुजूर इन्हें जेल भेज देना आसान है, पर इससे ये सबक नहीं सीखेंगे। तो इन दोनों को 1 सप्ताह तक शहर के सभी ऊंटवालों के ऊंट धोने, उनकी रस्सियां सुलझाने और ऊंटों की सेवा करने का आदेश दिया जाए, ताकि इन्हें पता चले कि मेहनत की कीमत क्या होती है। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल तुम सच में अद्भुत हो। 8 1 हफ्ते की अनोखी सजा। अगले दिन से अधिकारी काम पर लग गए। दिन भर धूप में खड़े होकर ऊंटों को पानी पिलाते, ऊंटों के भारी भरकम सामान उठाते, उलझी रस्सियां सुलझाते और कई बार ऊंटों के पीछे दौड़ते। यह दृश्य देखकर शहर के लोग हंसते भी और सीख भी लेते। एक बूढ़ा ऊंटवाला बोला, अब पता चला साहब हम किस मेहनत से रोटी कमाते हैं। अधिकारी दिन-ब-दिन शर्मिंदा होते गए। 1 सप्ताह में ही उनकी अकड़ गायब हो चुकी थी। 9 हमीद की किस्मत बदल गई। सजा पूरी होने के बाद हमीद को दरबार में बुलाया गया। अकबर बोले, हमीद तुम्हें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। तुम्हें 2 नए ऊंट और 1 महीने का राशन दिया जाता है और आगे से कोई भी अधिकारी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हमीद की आंखों से आंसू बह निकले। हुजूर, आप और बीरबल जैसे बादशाह वजीर हों तो गरीब को कभी भय नहीं रहेगा। बीरबल मुस्कुराए, हमीद तुम्हारे ऊंट ने सिखा दिया कि डर को प्यार से जीता जा सकता है। हमीद बोला, और आपने सिखा दिया कि न्याय भी वही है जो गरीब अमीर सबके लिए बराबर हो। 10 अकबर बीरबल का अंतिम संवाद। उस शाम अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम न होते तो यह छोटा सा मामला राजभर में बड़ा विवाद बन सकता था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर मैं केवल दर्पण हूं, सच्चाई स्वयं चमकती है। अकबर मुस्कुराए, और तुम उसे खोजने में सबसे आगे हो। दरबार तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण ही न्याय का घर है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर जब तक आप जैसे न्यायप्रिय शासक हैं, प्रजा कभी निराश नहीं होगी।